हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। ये जर्नी के अंदर हम लोग सीखेंगे हाउ एंटरप्रेन्योर थिंक्स, कैसे एंटरप्रेन्योर एग्जीक्यूट करता है, कैसे हम खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। इस सीरीज के एंड तक में आप आपको इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप सोच सकते हो कि भाई कोई बिजनेसमैन कैसे सोच रहा होगा इस सिचुएशन के अंदर। तो फिर आप 12th के बाद या फिर आपके कॉलेज के बाद आप खुद का एक वेंचर स्टार्ट कर सकते हो। तो टू ऑल द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, ये सीरीज उनके लिए है। आज से हम लोग वो सीरीज का फाउंडेशन रखने वाले। आज हम लोग बेसिक टॉपिक्स करने वाले हैं, जैसे सीडिंग कि मतलब कैसे एक बिजनेस ग्रो करता है, कौन से पोजीशन से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, कि बिजनेस का आइडिया कैसे आता है, कैसे बिजनेसमैन अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है, कैसे उसको हाईलाइट करता है, कैसे उसको ऑब्जर्व करता है। एंटरप्रेन्योर की एक खासियत हमेशा याद रखने की, एंटरप्रेन्योर इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। जो भी इंसान की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी ना, वो इंसान एंटरप्रेन्योर कहला सकता है। बिकॉज अच्छा ऑब्जर्वर ही सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उसकी सोल्यूशन लेके आता है और उसमें से प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टर्म्स डिस्कस कर लेते। फर्स्ट टर्म इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योर का मतलब सिंपल है, कोई भी ऐसा इंसान जो सोसाइटी की प्रॉब्लम को नोटिस करता है, उसका सॉल्यूशन लेके आता है और देखता है कि मैंने सॉल्यूशन तो लेके आ गया, बट क्या ये सॉल्यूशन के कस्टमर्स अवेलेबल है मार्केट में? और अगर मैं सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली देता रहूँगा, तो क्या मैं इससे प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ? और क्या मैं इसको ग्रोथ के पाथ पे लेके जा सकता हूँ? अगर आंसर येस है, तो वो ऐसा ही पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, पूरा बिज़नेस क्रिएट करेगा। तो जो इंसान प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से प्रॉफिट कमाता है, वो इंसान को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है स्टारलिंक, टेस्ला का। इलॉन मस्क ने स्टारलिंक लॉन्च किया था। स्टारलिंक क्या है? जैसे हमारे घर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है, हम लोग फाइबर यूज़ करते हैं, ऑप्टिक फाइबर्स। तो हर जगह ऑप्टिक फाइबर्स पहुँच नहीं सकते। तो इलॉन मस्क ने अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई आज के टाइम में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हर जगह है, हर एक को इंटरनेट चाहिए कोई ना कोई काम से। तो उसने क्या किया, स्टारलिंक डेवलप की, अपॉर्चुनिटी देखी, प्रॉब्लम देखा, सोल्यूशन लेके आया और उससे प्रॉफिटेबल बिजनेस पूरा क्रिएट किए। अगर आज आप टेस्ला का पूरा देखोगे ना रिपोर्ट, कि वो कहाँ से कितना अर्न करते हैं, तो 22% ऑफ द रेवेन्यू comes from Starlink. Starlink is one of the most profitable business venture that they have created. तो इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। दूसरा टर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? तो भाई जो पूरी प्रोसेस होती है, जहाँ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, सोल्यूशन लेके आता है, वो पूरी प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और वो सॉल्यूशन से जो प्रॉफिट अर्न करता है और जो बिजनेस क्रिएट करता है, उस बिजनेस को बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर्स। आई होप ये 3 वर्ड्स क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट इज आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया का मतलब क्या होता है? कोई भी रैंडम थॉट जो आपके दिमाग में आता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? एक रैंडम थॉट आया, आप उसको एनालाइज करते हो कि भाई ये थॉट आया है, क्या मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा तो क्या मुझे इससे कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस मिलेगा? आप इसका एनालिसिस करते हो, कस्टमर बेस्ड ढूंढते हो और ग्रोथ प्रोजेक्शन करते हो कि भाई अगर मैं इसको डेवलप करूँ तो क्या आगे मार्केट में इसका ग्रोथ है? उसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शार्क टैंक के अंदर एक एपिसोड आया था, जहाँ पे उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया था जिससे बेली बटन डाउन होता है। वो एक आइडिया था, जहाँ पे उन लोगों ने कुछ रैशनल थॉट नहीं दिए, सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई लोगों को बोलना भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। कस्टमर के गए हार्डली 500 आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 145 करोड़। अब आइडिया सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं, आइडिया सिर्फ वो इंसान का ईगो सेटिस्फाई करने को होता है। जो भी इंसान को अपना खुद का ईगो सेटिस्फाई करना है कि भाई मैंने कुछ सोचा और मैंने कुछ बना डाला, वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता कि भाई मैंने बनाया, उससे क्या फायदा होगा मुझे, फ्यूचर में क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, वो कुछ नहीं सोचता, डायरेक्ट बना डालता। उसको आइडिया बोलता। अपॉर्चुनिटी का मतलब मार्केट एनालाइज करके फिर मार्केट में उतरना। जैसे जोमेटो का एग्जांपल लेता, 2008 के अंदर जब दीपेंद्र गोयल
बेन एंड कंपनी के अंदर कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे थे। उस टाइम पे जितने भी उनके कलीग्स थे ना, वो लोग नीचे खाने जाते कैंटीन के अंदर। तो 1 आवर का ब्रेक होता, तो वहाँ पे अलग-अलग मेन्यूज़ रहते, ओल्ड मेन्यूज़, और वो लोग वहाँ से ऑर्डर करते, 40 मिनट्स लगते और फिर खाना आता। दीपेंद्र गोयल ने उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी फाइंड की। उसने बोला कि भाई अगर इतना टाइम वैसे लोग नीचे आ रहे हैं, अलग-अलग मेन्यूज़ एनालाइज़ कर रहे हैं, फिर उसमें से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और 40 मिनट बाद ऑर्डर आ रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। इसके बदले में उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी कंपनी की, फूड ईबे के नाम से। उसके अंदर वो क्या करते, जितने भी नियर बाय रेस्टोरेंट्स है ना, हर एक के मेन्यू का जो करंट मेन्यू है, उसकी फ़ोटोज़ अपलोड कर देते। और लोग बैठे-बैठे ही जब लंच ब्रेक होने वाला है, उससे पहले ही वो लोग देख लेते, ऑर्डर करते, और जैसे वो कैंटीन के अंदर आते, वैसे ही उनको खाना मिल जाता। तो एक अपॉर्च्युनिटी मिली, एनालाइज़ किया कि भई इसका ग्रोथ हो सकता है। आगे और एग्ज़ाम्पल को एक्सटेंड करते हैं ताकि और समझ में आए। फूड ईबे 2010-12 तक चलता रहा ऐसे। बट दीपेंद्र गोयल को रियलाइज़ हुआ कि भई उस टाइम पे उनके पास 4000 रेस्टोरेंट्स हैं हाथ में, जिनके मेन्यूज़ उनके पास अवेलेबल थे। जहाँ पे लोग इनकी वेबसाइट पे आते, फूड ईबे पे रेटिंग चेक करते कि भई किस खाने की कितनी रेटिंग है और कितने टाइम में अवेलेबल हो सकता है हमको। उस टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि भई ये तो स्टैग्नेंट हो जाएगा, इसका और ग्रोथ नहीं होगा। उस टाइम पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी बिज़नेस उनका फर्स्ट बिज़नेस नहीं था, सिर्फ़ मेन्यू प्रोवाइड करना उनका फर्स्ट बिज़नेस था। तो जब अपॉर्च्युनिटी देखी, जब उनको लगा ग्रोथ नहीं है, उन्होंने नई अपॉर्च्युनिटी फाइंड करके ग्रोथ अप्लाई की। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, और इसको बोलते हैं अपॉर्च्युनिटी आइडेंटिफाई। आई होप ये 2 टर्म्स भी क्लियर होंगे आपको। अब हम लोग आगे करते हैं अबाउट एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी कोई भी आपको दिख रही है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? फर्स्ट, मार्केट स्कोप। मार्केट स्कोप का मतलब जो भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, मार्केट में वो एक्सेप्ट तुरंत हो जाएगी। मार्केट के अंदर उसकी नीड है, तो वो चल भी जाएगी। ऐसा जैसे अभी के करंट टाइम के अंदर अगर आप लोग न्यूज़ फ़ॉलो कर रहे हो, तो एक सुपर बग नाम का एक डिसीज़ फैल रहा है। तो उसके लिए अलग-अलग कंपनीज़ अभी काम कर रही है। तो अगर इस सुपर बग की कोई वैक्सीन लेके आ जा रहा है, उसका बहुत अच्छा स्कोप है मार्केट के अंदर, और पॉपुलराइज़्ड हो जाएगा, बिकॉज़ आपने 11th के अंदर एक टर्म पढ़ा होगा आईपी करके। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ का पेटेंट करा सकते हो और वो आपके पास रहता है लंबे टाइम तक। तो मार्केट स्कोप चेक करते हैं कि भई अगर मैं कोई चीज़ नई डेवलप कर रहा हूँ, कि मार्केट में कोई नई चीज़ अगर डाल रहा हूँ, इसका कितना स्कोप होगा, कितना ये एक्सपांड हो सकता है, कितना डेवलप हो सकता है। सेकंड है अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा मैं डाल रहा हूँ, क्या मैं उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ? अगर मैं आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस रिसर्च के पीछे, क्या मुझे 15 लाख या 20 लाख रुपए मिल सकता है? इसका एग्ज़ाम्पल इलॉन मस्क की रॉकेट से लेते हैं। पहले के टाइम पे जितने भी रॉकेट लॉन्च करते थे, तो वो लोग ऑर्बिट में जाके ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे, वो वेस्ट था सबका सब, और रॉकेट्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूज़ होता है। इलॉन मस्क ने एक यूज़ेबल रॉकेट क्रिएट की है। उसने मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया ना, सिंपल बात है, अगर कोई भी एक कंपनी $100 मिलियन डाल के एक रॉकेट लॉन्च कर रही है, और वही मेरी कंपनी का $15 मिलियन डाल के करके रॉकेट लॉन्च कर रही है, तो मेरा ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ ना। तो मार्केट स्कोप देखा और आरओआई भी देखा कि आज मैं रिसर्च पे काम कर रहा हूँ, आगे जाके जितने भी ऑर्डर्स होंगे मेरे पास, तो अट्रैक्टिव आरओआई हुआ। प्रैक्टिकेबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द आइडिया, पॉसिबल होना चाहिए, इमेजिनेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कोई ऐसा आइडिया बनाया था कि भाई यहाँ पे अगर एक मास्क लगा दो और सिर्फ उससे एयर ब्रीथ करो, तो नाइट ऑक्सीजन ही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, ना नाइट्रोजन ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं आइडिया। तो आइडिया शुड बी प्रैक्टिकल, ऐसे इमेजिनेटिव आइडिया नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ भी हमने सोच ली, वो नॉट पॉसिबल। कॉम्पिटेंसी टू जनरेट ए प्रॉफिट, जो भी एंटरप्रेन्योर होगा, उसके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो चीज़ यूज़ करते हुए वो प्रॉफिट जनरेट कर सके। अगर उसके पास काबिलियत नहीं है प्रॉफिट जनरेट करने की, तो धंधा कभी नहीं चलेगा। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वैसा। पोटेंशियल और फ्यूचर ग्रोथ दिखना चाहिए। कोई भी बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखने की कि आगे के 10 कदम सोच के चलने की। अभी न्यूज़ रीड करने की, चीज़ देखने की कि भई कहाँ-कहाँ इनोवेशन आया है। फिर वो सब चीज़ों को रीड करते हुए समझने का कि भई अगर आज मैंने इस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आगे 10 साल के अंदर क्या ये मेरा बिज़नेस फ्लरिश करेगा? क्या वो ये चीज़ इसको ओवरटेक कर जाएगी? क्या ये पूरा का पूरा ऑब्सोलीट हो जाएगा? वो सोचना होता है। अगर वो सोचोगे तो आपका बिज़नेस भी ग्रो कर सकता है।
आई होप ये एलिमेंट्स क्लियर होंगे। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद 5 phases of identifying business opportunities and executing them। सबसे पहले फेज 1, एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर सर्च करना। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्व करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना। ये सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 2015 के अंदर, ये मेरा खुद का रियल एग्जांपल है। मैं और मेरे पापा बाइक पे जा रहे थे। हम लोगों को जाने का था पारडी या इस साइड ही। अब उस टाइम पे हम लोगों ने करीबन 15 लोगों से पूछा हो, कोई पारडी का रास्ता कहाँ पर है? कोई इधर बताए, कोई इधर बताए, कोई आगे जाके यू टर्न मार लो। अरे रास्ते हम लोग देख रहे थे। अब उस टाइम पे मुझे ऐसे आइडिया आया कि देयर शुड बी समथिंग जो हमको ऐसे बता सके रास्ता परफेक्टली। उस टाइम में मेरे पास एक मैप का आइडिया था, गूगल मैप के साथ आइडिया आया। उसके थोड़े टाइम के बाद ही ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ना, मैंने ऑब्जर्व किया था, आइडिया भी सोचा था, बट एग्जीक्यूशन स्किल्स नहीं थे उस टाइम पे। सेम चीज ही सुंदर पिचाई के साथ। सुंदर पिचाई अपनी वाइफ अंजलि के पास जा रहे थे, उनका डिनर नाइट था। तो वो लोग जा रहे थे ना, उस टाइम पे उनको होटल ही ना मिला। घूम घूम करे, और जब पहुंचे उस टाइम पे बराबर से उनकी भी बाट लग गई थी। तो उस टाइम पर उनको आइडिया आया कि जैसे मैंने सफर किया वैसे और भी लोग सफर कर रहे हों। ये मेरी खुद की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसका एक इनोवेशन लेके आऊँ, मैं कुछ नया इन्वेंट करूँ, एक गूगल मैप्स की तरह, जहाँ पे हर एक जगह का लोकेशन पिन पॉइंट होगा, और आप अगर अपनी डेस्टिनेशन यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपको प्रॉपर शॉर्टेस्ट रूट बताए। तो वहाँ से इनोवेशन हुआ तो गूगल मैप्स का। तो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली स्कैन करते रहो, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, अपॉर्चुनिटीज ऑब्जर्व करो और एनालाइज करो कि आप ये अपॉर्चुनिटी को कैसे कैटर कर सकते। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, एनालाइजिंग। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख गई कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अब अपॉर्चुनिटी को कैसे हम सॉल्व कर सकते, उस चीज के बारे में हमें सोचना है। अपॉर्चुनिटी अलग अलग तरीके से आती है। कौन से तरीके से आती है? तो देखो, परसीव एंड प्रिजर्व, इसके अंदर कौन सी फील्ड्स आती है अपॉर्चुनिटी की, वो दिखाया गया है। फर्स्ट, प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिस जोमेटो वाले का एग्जांपल दिया कि प्रॉब्लम थी, उन लोगों को जल्दी ऑर्डर करना था, उनको अपना टाइम सेव करना था। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला दिया जोमेटो ने कि ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करो तो टाइम बचेगा और ईजी पड़ेगा आपको। चेंज, अगर सोशल चेंज आ रहा है, लीगल चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हो। जैसे आज के टाइम में building an electric charging booth is the most profitable kind of business। आज से 5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ ना, किसी ने 5 साल पहले किया होता ना, जिंदा चलता ही नहीं। और अगर आज करेगा ना तो आज चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज़ अगर आज की आपने रिपोर्ट्स देखी हो, तो ओला है, ईथर है, उनके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सर्ज है, जो ग्रोथ है ना, वो एक्स्पोनेंशियल है। क्यों है साहब? बिकॉज़ ऑफ पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं। ई20, ई80, 100 वाले पेट्रोल्स यूज़ हो रहे हैं। जब पेट्रोल शोर के अंदर जूस ज़्यादा, पेट्रोल कम लगा है, जो इंजन की बैंड बजा रहा है, तो अब लोग किस पे स्विच कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। पहले सेल्स था, बट अब बहुत ज़्यादा सेल्स है। तो आज के टाइम में अगर मैं इलेक्ट्रिकल बूथ लगाता हूँ, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, तो मैं प्रॉफ़िट कमा सकता हूँ। तो ये अपॉर्च्युनिटी मैंने एनालाइज़ की, देखी, तो इस तरीके से अपॉर्च्युनिटी आ सकती है। कोई नई चीज़ का इन्वेंशन करना। मैंने आपको ये ज़ीनस के बारे में बताया, सुपरबग, अभी एक हमारी इंडियन कंपनी है, जो 30 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने ये वैक्सीन डेवलप की है। अभी एक और चीज़ आपको बताने की थी, इन्वेंशन और इनोवेशन। इन्वेंशन का मतलब क्या हुआ है? समथिंग दैट यू क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। खुद का ही पूरा का पूरा चीज़ है, पूरा नया केमिकल फॉर्मेशन। वो जो ज़ेनिश नाम का जो उन्होंने एंटीबायोटिक बनाया है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जितने भी सुपर बग्स हैं उसको किल कर सकता है। सुपर बग्स के बारे में आप लोग पढ़ना, क्या चीज़ है वो, तो आपको भी समझ में आएगा। तो एक नया इन्वेंशन है, कुछ नया इन्वेंट करना, कॉम्पिटिशन को देखते हुए कुछ नया करना। तो इसका एग्ज़ाम्पल तो सबसे अच्छा टेस्ला। अभी जितने भी हम लोग को कार लेना होता है तो हम लोग कहाँ जाते थे? डीलरशिप के पास जाते हैं कि भाई हमको ये वाली कार लेनी है, हमको क्रेटा लेनी है, थार लेनी है, कोई भी कार। टेस्ला ने क्या देखा कि भाई ये थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है कस्टमर्स को लिए, तो उन्होंने ऑनलाइन कार बेचना चालू की। उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो टेस्ला की सारी सारी कार बेच रहा है। तो कंपटीशन को देखते हुए खुद को अपग्रेड किया, अपॉर्चुनिटी फाइंड किया, खुद को डेवलप किया। इनोवेशन, इन्वेंशन का मतलब क्या था? कुछ नया क्रिएट करना।
इनोवेशन जो मतलब अवेलेबल चीज़ है, उसमें कोई नई चीज़ ऐड कर देनी। जैसे अभी के टाइम में हमारे यहाँ पे तो ये कल्चर अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट इन यूएसए, कनाडा एंड इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ एआई डीजे का कल्चर बहुत फेमस हो रहा है। एआई डीजे का मतलब कोई डीजे मास्टर अभी नहीं है, अब सिर्फ़ एआई खुद में खुद डीजे का काम कर रहा है, खुद ही खुद उसके अंदर वॉइस दे रहा है, रिमिक्स कर रहा है, एवरीथिंग इज़ डन बाय एआई। सो अपॉर्च्युनिटी है, तो इनोवेशन। आई होप ये वाले पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। फर्स्ट हम लोग अपॉर्च्युनिटी देखते हैं कौन से सेक्टर में हमको लेनी है। वो सेक्टर डिसाइड करने के बाद एनालाइज़ करते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग कैटर कर सकते हैं और कौन-सी चीज़ इसमें से हम लोग दे सकते हैं उसके अंदर। अब थर्ड है गैदर इन्फो रिलेटेड टू दैट फील्ड। जो भी फील्ड हमने चूज़ की है, जैसे मैंने फील्ड चूज़ की कि भाई मुझे फील्ड जाना है एजुकेशन की फील्ड के अंदर, ठीक है। फर्स्ट मैंने अपॉर्च्युनिटी देखी कि भाई एजुकेशन फील्ड के अंदर इतनी क्लैरिटी के साथ कोई नहीं पढ़ा और मेरा पैशन है पढ़ाना, पैसे क्लैरिटी करना। तो मैं ये फील्ड के अंदर आया। फील्ड के अंदर मैंने एनालाइज़ किया कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर मैं मास्टर हूँ और कहाँ पर मैं अच्छी वैल्यू दे सकता हूँ सोसाइटी के अंदर। तो मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे लगा कि भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स डोंट गेट टू नो द प्रॉपर कांसेप्ट्स। अभी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आते। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसका इन्फॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट किया मैंने। मैंने बोला कि चलो ये अपॉर्चुनिटी तो दिख गई, कौन-सी फ़ील्ड में है, किस तरीक़े से वो मैं कैटर करूँगा अभी समझ में आ गया। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करके मैं सोचूँगा कि मैं उसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करूँ? मैं ऑनलाइन करूँगा कि ऑफ़लाइन करूँ? तो उस टाइम में मुझे जानने को मिला कि भाई अगर मैं यही चीज़ को ऑनलाइन वे में करता, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? बिकॉज़ बड़ा ऑडियंस मिलेगा मुझे एज़ कम्पेयर टू ऑफ़लाइन। और लास्ट विज़न एंड क्रिएटिविटी। एग्ज़ीक्यूशन मालूम पड़ गया कहाँ पे करना है बचा, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन। अब एग्ज़ीक्यूट करते समय जो मुझे क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि टीचर तो बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स भी अवेलेबल हैं, एजुकेटर्स भी हैं, बट मुझे अपने आप को सबसे स्टैंड आउट कहाँ, मेरे लिए वो उनमें से कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं, तो खुद का कॉम्पिटिशन अकेला। तो मुझे खुद को इस तरीके से क्रिएटिव में प्रेज़ेंट करना है, ताकि और लोग मेरे पास अट्रैक्ट हो और कुछ वैल्यूएबल सीख के। सो दिस इज़ द फोर्थ पार्ट, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, विज़न एंड क्रिएटिविटी। हाउ विल यू कंट्रीब्यूट, कैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हो? आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब आगे हम लोग करने वाले हैं फेज़ 2। अभी आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सेकंड फेज़, दैट इज़ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? अपने एनवायरनमेंट को कंटीन्यूअसली स्टडी करना। क्या-क्या चीज़ें हो रही है, कहाँ अपॉर्च्युनिटी अपने को प्रेज़ेंट करे, थ्रेट कहाँ से आ सकता है, हर एक चीज़ देखना। अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग अगर प्रॉपर्ली करोगे तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे मार्केट के अंदर। अगर नहीं करोगे तो डूब जाओगे। सिंपल स्टोरी, ब्लैकबेरी जब आया था एज़ अ फ़ोन, ब्लैकबेरी ने फर्स्ट टाइम स्मूथ कर्सर जो था ना, जो हम लोग माउस यूज़ करते हैं ना, वैसा माउस रखा था ब्लैकबेरी के फ़ोन के अंदर बीचों-बीच। वो फर्स्ट इनोवेशन था। ब्लैकबेरी ने उस टाइम में बहुत सेल्स की। उस टाइम पे उनको एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली कि आपने तो ये डेवलप किया ना, अभी मार्केट के अंदर एप्पल टच स्क्रीन फ़ोन लेके आने वाला है। उनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने लगा कि कोई बात नहीं, लोगों को कीपैड ही इतना पसंद आ रहा है, वो लोग यहाँ पे क्या सर्च करेंगे। जैसे ही एप्पल ने लॉन्च किया अपना आईफ़ोन टच स्क्रीन वाला, सब लोग उस पे चौंक गए। एनवायरनमेंट स्कैनिंग उनका भी हुआ था, पर उन्होंने उसमें से अपना थ्रेट आइडेंटिफाई नहीं किया। तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर ब्लैकबेरी जैसी कंडीशन होती, सर्वाइव ही नहीं करता। चलो इसका इम्पोर्टेंस समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। एक स्टोरी फॉर्म के अंदर ये सब का सब पॉइंट कवर करते हैं। मान लो कि अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो अभी बस चल रहा है, उसका काम डेवलप हो रहा है। तो मुझे एक आइडिया है कि वहाँ पे मैं खुद की एक टैक्सी स्टैंड खड़ा कर देता हूँ। बातचीत करके टैक्सी स्टैंड खड़ा किया और उसको नाम मैंने दिया फास्ट राइड टैक्सी, और वहाँ पर मैंने खुद की टैक्सी का चालू कर दिया। अब वहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला टैक्सी वाला हूँ। तो मुझे मिला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब जितने भी लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट से आते हैं ना, उन लोगों को मालूम था कि भाई ये एयरपोर्ट के मैं टैक्सी वाला हूँ। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी देखी कि एयरपोर्ट पे रिक्वायरमेंट आएगी, मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब। उसके बाद जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की ना, वैसे और भी एक और इंसान को दिमाग में आया कि भाई मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मार्केट तो अच्छा है ये वाला। तो उबर वहाँ पे, अब जैसे मार्केट में उबर आया तो मैंने क्या किया पता है? मैंने जितने भी हमने टैक्सीज़ के फेयर्स है,
जो भी टैक्सी थी उसके फेयर नीचे गिरा दिए। उसके बाद मैंने कूपन ऑफर डाल दिए। मैंने बोला कि जो भी हमारे यहाँ से राइड लेंगे उनको कूपन्स मिलेंगे, और लॉयल्टी कूपन्स देना चालू किया कस्टमर्स को कि अगर आप हमारे यहाँ से 20 राइड्स लेते हो तो आपको एक लॉयल्टी कूपन मिलेगा कि नेक्स्ट राइड आपकी फ्री। ऐसे करते-करते मैंने अलग-अलग पॉलिसीज़ बनाई ताकि उबर का मार्केट दब जाए। उबर को मैं आने ही ना दूँ मार्केट के अंदर। तो फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़, बराबर, स्ट्रेटेजीज़ फॉर्म करना, पॉलिसीज़ फॉर्म करना। उसके बाद मैं मार्केट कंटिन्यूअसली रीड करता, ऑब्ज़र्व करता। उस टाइम पे मैंने देखा कि ईवी व्हीकल्स है ना, उसको गवर्नमेंट बहुत बैकिंग दे रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ईवी व्हीकल्स अभी खरीदो एज़ अ सब्स्टिट्यूट। तो मैंने उस टाइम पे ई करीबन 10 ई टैक्सी मैंने खरीदी। बिकॉज़ उस टाइम पे हर एक टैक्सी का भाव करीबन 5 लाख था। गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद वही टैक्सी का प्राइस हो जा रहा था रुपीज़ 2 लाख। आई वाज़ वेरी हैप्पी। लगा टैक्सी मुझे चाहिए, मुझे भी अभी ग्रो करना ही है। तो 5 लाख की टैक्सी अगर 2 लाख में मिल रही है तो वो ना लूँ। मैंने ऐसी जस्ट टैक्सी ले ली। अब जब अब उसके बाद 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, जो अभी का करंट पीरियड है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गए और एफिशिएंट होती गई और प्रॉफिटेबल होती गई। तो ये जो मेरा डिसीजन था टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेज ई टैक्सी का, और बाकी किसी ने लिया नहीं, तो इसलिए बाय द एंड ऑफ 5 इयर्स आई वाज फार मोर प्रॉफिटेबल देन एनी अदर कंपनी इन दिस। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया बिकॉज़ जितनी भी बाकी कार्स थी उनका पेट्रोल व्हीकल था, पेट्रोल का भाड़ा बढ़ा, उनका भी फेयर बढ़ा। मेरा तो कुछ फेयर नहीं बढ़ा। जो मैं 100 रुपए की गाड़ी चला रहा था मैंने 105 कर दिया और प्रॉफिट कमाने के लिए। उनका 100 से डायरेक्ट 150। अब कोई भी हमारे यहाँ पे तो गुजरात के अंदर सबके सब ऐसे ही है कि भाई प्राइस देख के काम करते हैं। तो अगर सस्ता आइटम मैं दे रहा, मेरी सर्विस भी अच्छी है, लोग मुझे ऑप्ट करेंगे ना, बाकी और किसके पास कहाँ जाएँगे? तो बेटर परफॉर्मेंस, मोर प्रॉफिटेबिलिटी, एडैप्टिंग विद रैपिड चेंज, ये सब सिस्टम चल रहा था। मेरा टैक्सी बूथ था, वहाँ पे लोग आते थे, ऑर्डर करते थे टैक्सी और काम आराम से चल रहा था। बट अब ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब लोगों को चाहिए था डिजिटल पेमेंट, कि भाई हम लोग कैश पेमेंट नहीं करेंगे, हम लोग यूपीआई का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई वी वांट लाइव जीपीएस ट्रैकिंग, ऑनलाइन बुकिंग। जब मालूम पड़ा कस्टमर के फीडबैक से, मैंने तुरंत अपने एक ऐप बना दिया और उसको अपडेट करना स्टार्ट किया कि भाई हमारे कस्टमर की अगर ये नीड है ना तो ये लेके आओ। बिकॉज़ अगर मैं ये नीड नहीं लेके आ रहा, कोई और मार्केट में लेके आएगा और लोग वहाँ पे स्विच करेंगे और मेरा मार्केट टूट जाएगा। सो एडॉप्टिंग विद रैपिड चेंज, मुझे ब्लैकबेरी का एग्ज़ाम्पल याद था, इसलिए मैं तुरंत ये काम किया। नेक्स्ट, इमेज बिल्डिंग। जब मैं अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, मेरे पास हर एक फैसिलिटी अभी के टाइम की है, तो मेरी इमेज बिल्ड होगी कि भाई फास्ट ब्राइट टैक्सी की सर्विस बेस्ट है। गाड़ियाँ एकदम क्लीन है, ऑन टाइम आपको उतारती है, फीमेल की सेफ्टी है और लोएस्ट फेयर। इमेज बिल्डिंग हुआ, तो अगर आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हो, तो इस तरीके से पूरा बिज़नेस मॉडल क्रिएट कर सकता हो। आई होप इम्पोर्टेंस क्लियर होगा। यही एग्ज़ाम्पल हम लोग स्वॉट एनालिसिस के अंदर भी लेते हैं। स्वॉट एनालिसिस इज़ वन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग ओनली, एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना। बट यहाँ पे 2 तरीके से एनवायरनमेंट स्कैनिंग होता है। सबसे पहले होता है इंटरनल स्कैनिंग। इंटरनल स्कैनिंग में क्या होगा, हम खुद के पहले तो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करेंगे। मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, तो भाई मेरे पास जो भी गाड़ियाँ थी उनके ड्राइवर्स बहुत पोलाइट नेचर के थे, एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी थी, टाइम टू टाइम ऐसे लोगों को पहुँचा देते थे। उसके बाद गाड़ियाँ बहुत क्लीन रहती थी मेरी और गाड़ियाँ दिखने में भी ढंग की थी। 3 एडवांटेज। वीकनेस क्या थी, तो भाई मेरे पास खाली 20 गाड़ियाँ थी, ओनली 20। तो अगर एक टाइम पे डिमांड ज़्यादा आई ना, तो मैं कस्टमर को, जो मेरे पास कस्टमर आने चाहिए ना, मैं कस्टमर पकड़ नहीं पाऊँगा। दूसरों के कस्टमर ले जाएगा मैं। तो 20 टैक्सी थी खाली मेरे पास, और दूसरी वीकनेस थी कि भाई मेरे पास नाइट ड्राइवर्स नहीं। नाइट को जो गाड़ी चलाने वाले चाहिए वो ड्राइवर्स नहीं। इसकी वजह से शायद मेरा धंधा डाउन जा सकता है, बिकॉज़ फॉरेन टूरिस्ट अगर आ रहे हैं, जैसे अहमदाबाद अब टूरिज़्म के लिए फेमस होता जा रहा है। अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे बनती जा रही है। तो अगर टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ा, तो मेरे पास 20 टैक्सीज़ ही है और रात को फॉरेन के लोग आ रहे हैं और मेरे पास नाइट ड्राइवर्स नहीं है। मैं तो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहा हूँ। ये एनालिसिस करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब प्रॉफ़िट जो भी मेरा आएगा, मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मेरे ड्राइवर्स इंक्रीज़ करने और नाइट ड्राइवर्स
टैक्सीज इंक्रीज करनी है और नए ड्राइवर्स लेके आने में। अब साइमल्टेनियसली मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी स्टार्ट की एनालाइज करना। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखा कि भाई अपॉर्चुनिटी है, अभी भी हम जैसा बिजनेस कर रहे हैं कि क्लीन व्हीकल्स रख रहे हैं, हमारा ड्राइवर्स हम लोग अप टू डेट रख रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो इस बजट की बहुत तगड़ी है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर इंडिया में। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी को टैप करना स्टार्ट किया, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो बाहर कहीं और क्यों नहीं कर सकता। तो जितने भी बड़े बड़े जाइंट रिक्शे टैक्सी बिजनेस के अंदर, उन लोगों से हमने कोलैबोरेट करना स्टार्ट किया, उनसे बातचीत करना स्टार्ट किया कि भाई जैसा बिजनेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वैसे आई वॉन्ट इन पार्टनरशिप। अब मुझे टैक्सीज प्रोवाइड करो, ड्राइवर्स को मैं ट्रेन करूंगा, हमारे टर्म्स चलेंगे, आपको प्रॉफिट का इतना शेयरिंग नहीं है। अपॉर्चुनिटी का आइडेंटिफाई की, थ्रेट मैंने आइडेंटिफाई किया, हमारे कंपटीशन और बढ़ते हुए टैक्सीज रेट। भाई टैक्सीज रेट बढ़ रहे हैं, हम लोग टैक्स रेट को कैसे कर्व करेंगे, कैसे इस चीज़ को टैकल करेंगे। और जो भी हमारे मार्केट में और भी लोग आ रहे हैं, जैसे ओला है, फिर रैपिडो है, उबर तो पहले से ही है। अब इन लोग इन कंपटीशन को कैसे हम लोग, मतलब इन कंपटीशन से हम लोग कैसे ऊपर जा सके, वो हमारे लिए थ्रेट। ये हुआ स्वॉट एनालिसिस। जब भी एनालिसिस करता है ना तो कंपनी को एक क्लियर इमेज दिखते है कि हम कहाँ पर है अभी और हमको कहाँ पे पहुंचना है। वो इमेज के थ्रू वो काम करना स्टार्ट कर दें। जैसे अभी मेरा स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी मिल गया, अब मैं उनको कनेक्ट कर दूंगा कि स्ट्रेंथ है अच्छी सर्विस और अपॉर्चुनिटी है अच्छी सर्विस की, कोलैबोरेट करके भी बड़ा स्केल पे लेके जाऊंगा बिजनेस। वीकनेस मेरी है जो ड्राइवर की थी, अब जो थ्रेट यहाँ से आ रहे हैं उसको कोलैबोरेट करते हुए यहाँ से सॉल्यूशन निकालूंगा कि भाई अगर ये वीकनेस और ये थ्रेट आ रहे हैं बाहर से, तो मुझे क्या क्या चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी, मुझे क्या क्या अलग अलग ऑफर देने पड़ेंगे लोगों को, ताकि थ्रेट का पार्ट खत्म हो जाए। और मुझे अपने ड्राइवर्स को क्या इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि टॉप क्वालिटी ड्राइवर्स मेरे पास आके। सो आई होप ये पूरा का पूरा मॉडल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे अगले पार्ट में करेंगे। अगर इतने पार्ट में कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।